Good evening. India is the mother of democracy. The capital of any country is a symbol of thinking, determination, strength and culture of that country. Therefore, the capital of India should be such that its central focus should be people. Today, Delhi is progressing in line with New India vision, and new defense office complexes will now flexible for any armies to operate in better working condition. Welcome to the week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new office complexes of Defence Ministry. Taking aim at the critics of the Central Visa project, Modi said that the opposers never bothered to find out how the armed force personnel were working in those humans. Modern defence officers will go a long way in effectively carrying work related to the nation's security. New defence office complexes will further strengthen the efforts to make working of forces more convenient, Prime Minister said. साथियों, आप सभी परिचित है कि अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटबैंड से ही चल रहा था। ऐसे हटबैंड्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचार ये आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के संबंध में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, ये मेरे मन में होता था। वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन हटमेंट्स में आने वाली परेशानियों को भी आप लोग भली भांति जानते हैं। आज जब 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है, सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबैंड से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। और इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में
बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है और मैं आज देशवासियों के सामने मेरे मन में जो मंथन चल रहा था उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया और तब भी मुझे लगता था कि ये सरकारी दफ्तरों के हाल ठीक नहीं है, संसद भवन के हाल ठीक नहीं है और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया। सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के वीर शहीदों को, वीर जवानों को। साथियों, ये जो निर्माण कार्य हुआ है, कामकाज के साथ साथ यहां आवासीय परिसर भी बनाए गए हैं। जो जवान 24/7 महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों में लगे रहते हैं, उनके लिए जरूरी आवास, किचन, मेस, इलाज से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं, इन सब का भी निर्माण किया गया है। देश भर से जो हजारों रिटायर्ड सैनिक अपने पुराने सरकारी कामकाज के लिए यहां आते हैं, उनको भी अब उनके उम्र के एक स्थिति पर वो पहुंचे हैं, उनका भी विशेष ख्याल रखना, उनको ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए भी उचित कनेक्टिविटी का यहां ध्यान रखा गया है। एक अच्छी बात यह भी है, जो बिल्डिंगें बनी हैं वो इको फ्रेंडली है और राजधानी के भवनों का जो पुरातन रंग रूप है, जो उसकी एक पहचान है, उसको बरकरार रखा गया है, उसको बनाए रखा गया है। भारत के कलाकारों की आकर्षक कलाकृतियों को, आत्मनिर्भर भारत के प्रतीकों को यहां के परिसरों में स्थान दिया गया है। यानी दिल्ली की जीवंतता और यहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारी सांस्कृतिक विविधता का आधुनिक स्वरूप यहां हर कोई अनुभव करेगा। साथियों, दिल्ली को भारत की राजधानी बने 100 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। 100 वर्ष से अधिक के इस कालखंड में यहां की आबादी
और अन्य परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है, इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। इसका विस्तार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेबसाइट्स में भी दिखता है। Prime Minister Narendra Modi said that the parliament is not only about the politics but policy too, and noted that content is about connect that is as much applicable to the parliamentary system as to media. Launching Sansad TV, which has been created by merging Lok Sabha TV and Rajya Sabha TV, jointly with Vice President M. Venkaiah Naidu and Lok Sabha Speaker Om Birla. He said it is very important that the common man connects with the parliament and feels he is part of it. भारत लोकतंत्र की जननी है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिट है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संविधानों की धाराओं का संग्रह ही नहीं है, ये तो हमारी जीवन धारा है। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इस दिन संसद टीवी का लॉन्च होना अपने आप में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। वैसे भारत में हम सभी आज इंजीनियर्स डे भी मना रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया जी की जन्म जयंती पर ये पावन दिन भारत के मेहनती और कुशल इंजीनियर्स को समर्पित है। टीवी की दुनिया में तो ओबी इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग से जुड़े लोग, पैनल संभालने वाले लोग, स्टूडियो डायरेक्टर्स, कैमरामैन, वीडियो एडिटर्स, कितने ही प्रोफेशनल्स ब्रॉडकास्ट को संभव बनाते हैं। आज मैं संसद टीवी के साथ ही देश के सभी टीवी चैनलों में काम करने वाले इंजीनियर्स को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है तो हमारे सामने अतीत का गौरव भी है और भविष्य का संकल्प भी है। इन दोनों ही क्षेत्रों में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया जब किसी विषय को उठाता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो वो और तेजी से जन जन तक पहुंचाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों के प्रयासों को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य मीडिया बखूबी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर टीवी चैनल्स स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 75 एपिसोड प्लान कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। अखबार अमृत महोत्सव से जुड़ी परिशिष्ट प्रकाशित कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया
क्विज कंपटीशन जैसे आइडियाज के जरिए युवाओं को सीधे जोड़ सकते हैं। मुझे बताया गया है कि संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्रोग्राम प्लान भी किए हैं। ये प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। साथियों, आप सब कम्युनिकेशन फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कनेक्ट होगा, बेहतर कंटेंट होगा, तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है, उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है। क्योंकि संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिसी भी है। एक्चुअली तो पॉलिसी ही है। हमारी संसद में जब सत्र होता है, अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने सीखने के लिए होता है। हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है, तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा भी मिलती है। The 21st meeting of the Sangkal Corporation Organization's Council of Heads of State held in Tajikistan. Prime Minister Narendra Modi virtually addressed the plenary session of the summit. The SCO is celebrating its 20th anniversary this year. It will be the first SCO summit being held in a hybrid format and the fourth summit that the India will participate as a full-fledged member of SCO. At the summit, the leaders are expected to review the organizational activities over the past 2 decades and discuss the state and prospects of the future cooperation. मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है। और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं है। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने एससीओ रैट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी एससीओ पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन से
लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही। यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। इसके लिए हमें अपने प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और रेशनल थिंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़कर इस तरह की सोच, इस तरह की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी सोच से पिछले वर्ष भारत ने पहले एससीओ स्टार्टअप फोरम और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी विकास यात्रा में टेक्नोलॉजी का सफल सहारा लिया है। चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी टेक्नोलॉजीज हो, या कोविड से लड़ाई में हमारे आरोग्य सेतु और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इन सभी को हमने स्वेच्छा से अन्य देशों के साथ भी साझा किया है। हमें एससीओ पार्टनर्स के साथ भी इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को शेयर करने में और इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग आयोजित करने में खुशी होगी। एक्सेलेंसी, रेडिकलाइजेशन और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र का विशाल आर्थिक पोटेंशियल भी अनटैप रह गया है। खनिज संपदा हो या इंट्रा एससीओ ट्रेड, इनका पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें आपसी कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा। इतिहास में सेंट्रल एशिया की भूमिका प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों के बीच एक कनेक्टिविटी ब्रिज की रही है। यही इस क्षेत्र की समृद्धि का भी आधार था। भारत सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियाई देशों को भारत के विशाल बाजार से जुड़कर अपार लाभ हो सकता है। दुर्भाग्यवश आज कनेक्टिविटी के कई विकल्प उनके लिए खुले नहीं हैं। ईरान के चाबाहर पोर्ट में हमारा निवेश और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रति हमारा प्रयास इसी वास्तविकता से प्रेरित है। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We will be back again next week. Until then, this is Kirtana. Thank you for watching. Goodbye.